हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स मेजर 4 का क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं और साथ ही आंसर भी कराने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग ये पेपर कवर कर लेते हैं तो 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन जो यहीं से आएंगे और 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए, बढ़िया से पेपर अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो फिक्स है 40 प्लस मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग को क्वेश्चन पेपर और विथ आंसर भी दिखाते हैं। ये रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, ये है 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन मिला जाता है और ये आप लोगों को करना ही होता है। तो देखिए, ये जो प्रश्न बता रहे हैं ये कर हर साल पूछा जाता है। जितने भी सेमेस्टर में आप लोग देखिएगा एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 का, तो हर सेमेस्टर 2022-26 का सेशन का क्वेश्चन देखिएगा, 2023-27 का, तो उन सब में पूछा जाता है। और ये पहला प्रश्न हो गया। ये सब प्रश्न देख लीजिए, नीचे आप लोग को पीडीएफ के साथ आंसर करा रहे हैं। सार्वजनिक वित्त को परिभाषित करें, ये आ सकता है। कर क्या है, और ये पूछा जाएगा वेट क्या है, डिफाइन VAT, तो ये पूछा जाएगा। और 5वां प्रश्न है डिफाइन पब्लिक डेबिट। ये भी आप लोग को एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये सब आंसर आपको नीचे कराने वाले हैं। और 5 मार्क्स के 2 प्रश्न हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। पहला तो प्रश्न है निजी वस्तु तथा लोक वस्तु में अंतर। निजी मतलब क्या होगा, पर्सनल, और लोक मतलब जो सबके लिए हो, उनमें अंतर बताना है। और दूसरा प्रश्न है भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे क्या कहते हैं GST, गुड सर्विस टैक्स, को परिभाषित करें। ये भी क्वेश्चन आप लोग का 5 मार्क्स में आ सकता है, बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न यहाँ देखिए, यानी तीसरा जो यूनिट है, यूनिट का है, जो तीसरा प्रश्न है उनमें 6 ABC करके 6 तक दिया है, यानी F तक दिया है। उन सब में 6 प्रश्न है और जिसमें आपको 4 बनाना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या करें, राजकोषीय नीति को परिभाषित करें, राजकोषीय नीति का उद्देश्य तथा उपकरण की व्याख्या करें। ये आप लोग का प्रश्न है। आप लोग प्रश्न देख लीजिए, डायरेक्ट आप लोग को आंसर कराते हैं। D नंबर, ये E नंबर और ये F नंबर। देखिए, फिक्स से आप लोग को बता देते हैं, ये 2 बार मैंने क्वेश्चन देखा। बजट को परिभाषित करें और बजट के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। ये आप लोग 100% गारंटी के साथ कहते हैं, ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में फिक्स से आएगा, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न जो 1 मार्क्स का था, थोड़ा आप लोग को कितना 15 वर्ड या 20 वर्ड में लिखना है, उससे अधिक नहीं। सार्वजनिक वित्त जो पब्लिक फाइनेंस को परिभाषित करना है आप लोग को। तो पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है, ये आप लोग को नहीं लिखना है, जो सरकार की आय है, व्यय है, कर है, सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय प्रशासन में अध्ययन करती है। बस इतना आप लोग को लिखना है। यहाँ से आप लोग को लिखना है सार्वजनिक वित्त लिख सकते हैं, वह है जो सरकार की आय, व्यय, कर, सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय प्रशासन का अध्ययन करती है। बस यहाँ तक लिखना है आप लोग को। इसका मुख्य उद्देश्य, ये सब आप लोग को 1 मार्क्स में नहीं लिखना है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना तथा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। आंसर आप लोग को कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से लिखना है यहाँ तक, बस 1 मार्क्स में। उत्कृष्ट वस्तु क्या है, यानी मेरिट गुड क्या है, गुड्स। तो उत्कृष्ट वस्तुएं वे वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिनका उपयोग समाज के लिए लाभदायक होता है। सरकार इनके उत्पादन और उपभोग प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहन देती है। यानी देखिए, इसका भी आंसर आप लोग को कहाँ से लिखना है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बस इतना ही। थोड़ा आप लोग को अधिक में जानकारी है, ताकि अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बना के लिख सकें, इसलिए थोड़ा अधिक शब्दों में प्रोवाइड कर रहे हैं। सरकार इनके उत्पादन का उपभोग को प्रोत्साहित करती है, यानी आप अगर प्रोडक्ट को सरकार यानी एडवर्टाइज़ करती है कि इसको ख़रीदो। जैसे कि अभी E20 पेट्रोल को देखते हैं, E20 पेट्रोल उसको कितना प्रमोट करता है, क्योंकि लोग इनका महत्व स्वयं पर्याप्त रूप से नहीं समझते। उदाहरण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण आदि आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप लोग को फिक्स बोलते हैं, ये प्रश्न आएगा 1 मार्क्स में। कर क्या है, तो वो कर वह अनिवार्य धनराशि है जो सरकार नागरिकों एवं संस्थाओं से बिना प्रत्यक्ष लाभ दिए सार्वजनिक कार्यों से के लिए वसूली करती है। बस यहीं तक आप लोग को लिखना, यहाँ से यहाँ तक। तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं, कर वह अनिवार्य धनराशि, यानी वह जरूरी धनराशि है जो सरकार नागरिकों एवं संस्थाओं से, यानी जिनके पास आप लोग जानते होंगे 12 लाख, अगर 12 लाख से ऊपर अगर आप लोग कमाते हैं ईयरली, तो आप लोग से टैक्स लिया जाएगा। तो बिना प्रत्यक्ष लाभ दिए सार्वजनिक कार्यों के लिए वसूली करती है। कर से प्राप्त आय का उपयोग शिक्षा भ्रष्टाचार भी होता है, वो सब नहीं बताएगा, केवल सही चीज़ें पढ़िए,
स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क या इन सभी में आप लोग को लगता है स्वास्थ्य हम लोग का शिक्षा कितना बेहतर है, स्वास्थ्य भी कितना बेहतर है, सुरक्षा भी हम लोग को बहुत कह सकते हैं एकदम खतरनाक है, तगड़ा लेवल का सुरक्षा भी मिलता है हम लोग को, सड़क भी बहुत तगड़ा होता है, आप लोग देखते होंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी आप लोग अभी सुनते होंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया सड़क बनाने में, अन्य विकास कार्यों में किया जाता है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे। ये कर का उपयोग है, आप लोग अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए कि कर का उपयोग किन किन संसाधनों के लिए यानी किन किन संसाधनों को बनाने के लिए खर्चा किया जाता है, तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं अपने से बना के। और ये प्रश्न वैट को परिभाषित करें, ये भी आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वैट मतलब क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स, एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्यों पर लगाया जाता है। बस इतना ही लिखना है आप लोग, बस यहाँ से लिख देना। और यहाँ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? दोहरे कराधान को कम करना तथा कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग आंसर जितना बड़ा हम दे रहे हैं उतना बड़ा लिखना नहीं, आप लोग को बता रहे हैं कि इतने लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स का आंसर है। सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जिसे सरकार अपनी आय से अधिक व्यय होने पर जनता, बैंकों, वित्तीय संस्थानों अथवा विदेशी स्रोतों से प्राप्त करती है। यहीं तक आप लोग को इसका भी आंसर लिखना है अगर पूछा जाए। इसका उपयोग विकास योजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं तथा आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पूर्ति किया जाता है। यहाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 का ए। चलिए अब आंसर देखते हैं। निजी वस्तु तथा सार्वजनिक वस्तुओं में अंतर। निजी वस्तुएं वे होती है जिनका स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनलाइज्ड, यानी एक होता है, मालिक कह सकते हैं, एक होता है, तथा उनका उपभोग करने के लिए व्यक्ति को मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे हम मान लें हम पार्क बना देते हैं, तो वो मेरा निजी संपत्ति हो गया। क्या हो गया? निजी संपत्ति, यानी उसका व्यक्तिगत मालिक हम हैं। स्वामित्व मतलब कह सकते हैं मालिक ही कह सकते हैं, व्यक्तिगत हो। इनका आगे बढ़ते हैं। इनका उपभोग एक व्यक्ति करने पर दूसरे व्यक्ति के लिए उनकी उपलब्धता कम हो जाती है। उदाहरण भोजन, कपड़े, मोबाइल आदि। इसके विपरीत सार्वजनिक वस्तुएं सरकार द्वारा समाज के सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इनका उपयोग से किसी अन्य व्यक्ति का उपयोग में कमी नहीं आती तथा किसी व्यक्ति को इनके लाभ से आसानी से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप लोगों को सार्वजनिक वस्तुओं के तौर पर आप लोग मान सकते हैं ट्रेन व्यवस्था ये प्रोवाइड किया जाता है सरकार द्वारा और सभी के लिए होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये किसी को वंचित भी नहीं किया सकते, यानी किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं ट्रेन पर चढ़ने से आप। तो ये क्या हो गया? ये सार्वजनिक वस्तु हो गए। जैसे याद रखिएगा, उदाहरण के लिए क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय रक्षा, सड़क प्रकाश, सार्वजनिक पार्क जो आप लोग को बताएं, और ये आप लोग को बताएं क्या? ट्रेन सुविधा। ये सब क्या हो गया? रेल सुविधा लिख सकते हैं। ये सब हो गया सार्वजनिक वस्तुएं। मुख्य अंतर यह है कि निजी वस्तुएं बाजार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि सार्वजनिक वस्तुएं की व्यवस्था मुख्यतः सरकार करती है ताकि पूरे समाज का कल्याण हो सके। ये आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे यानी दू के बुई। आगे प्रश्न है, भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी को परिभाषित करें। जीएसटी यानी वस्तु सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी भारत में लागू एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखे उसको कहेंगे प्रत्यक्ष, और जो नहीं दिखे, जैसे कि आप लोग बिस्कुट लेते हैं तो उसमें टैक्स लगा रहता है। जैसे कि पलंग या फ्रिज या कोई भी सामान लेते हैं उन सब में टैक्स लगा रहता है, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे वेट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को समाप्त करके पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था स्थापित करना है। जीएसटी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है तथा प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन पर कर लिया जाता है। इनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे दोहरे कराधान की समस्या समाप्त होती है। भारत में जीएसटी के प्रमुख प्रकार CGST, C मतलब सेंट्रल, S मतलब स्टेट, I मतलब होता है यानी जो साधारण तौर पर होता है उसको I कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यूनियन टेरिटरी, UT GST, इसको क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी GST। आगे बढ़ते हैं। ये 4 प्रकार हैं। GST से कर प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवस्थित बनती है। इससे कर चोरी में कमी आई, व्यापार कर
ना आसान हुआ, व्यापार करना आसान हुआ तथा पूरे देश को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का स्वरूप प्राप्त हुआ। इसलिए जीएसटी को भारत का सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक माना जाता है। इसी प्रकार आप लोग को लिखना है। जीएसटी के विषय में आप लोग जानते भी होंगे, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली कहा जाता है। आप लोग जितने भी सामान लेते हैं, कार लीजिएगा, उन सब में एक कार में 1 लाख तक जीएसटी केवल लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ से 15 मार्क्स के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 15 मार्क्स के प्रश्न शुरू हैं। ये प्रश्न आप लोग बढ़िया से ये प्रश्न अवॉइड कर सकते हैं। ये प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जो VVI आप लोग को बताएं वो सब करा देते हैं। बी नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। राजकोषीय नीति यानी फिशियल पॉलिसी जो है को परिभाषित कीजिए। इसके उद्देश्य तथा उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार कराधान मतलब यानी कर वसूली करती है। सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण उपयोग करके देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित एवं संचालित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, रोजगार में वृद्धि, मूल्य स्थिरता तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। यानी उद्देश्य पूछा जाए तो यानी जो महंगाई है और जो मंदी है, इन सबको कंट्रोल करना है इसका मुख्य उद्देश्य। और रोजगार में वृद्धि करना है। मूल्य स्थिरता यानी ना ही पूरा महंगाई हो ना ही पूरा सस्ता हो जाए, यानी मूल्य स्थिरता करना है। और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति आर्थिक समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी साधन मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति है, मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करना है, संसाधनों का उचित एवं कुशल उपयोग करना है, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। और 7वां पॉइंट है आर्थिक संकट, मंदी और मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, और मंदी मतलब आप लोग जानते होंगे सस्ती, यानी जो सस्ता सामान मिले, जहाँ सस्ता उपलब्ध हो हर चीज़, उसको कह सकते हैं मंदी। और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना है, इसका उद्देश्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं। यानी कौन कौन से उपकरण हैं, टूल कह सकते हैं। कराधान क्या है, टैक्सेशन। सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से राजस्व प्राप्त करती है तथा आवश्यकता के अनुसार कर दरों में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यानी जैसे लगेगा कि अब अच्छा से कर वसूली नहीं हो रहा है, यानी अपने बेटों को पढ़ने के लिए नहीं, वैसे मजाक हो जाएगा, छोड़िए। देखिए अगर बढ़िया से जब देश की व्यवस्था नहीं चला जाएगा, नहीं बढ़िया से सुचारू रूप से नहीं चलेगा, तो क्या करेगा, थोड़ा कर में वृद्धि कर देगा। जैसे पहले आप लोग जानते हैं 8 लाख में टैक्स था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया है, 12 लाख। तो ये सब अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए करता है। यानी प्रभावित मतलब डैमेज करने के लिए नहीं, उसको उज्ज्वल बनाने यानी अच्छे बनाने के लिए भी यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट है सार्वजनिक व्यय मतलब क्या आता है, जो आप लोग खर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर या व्यय। सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, रक्षा तथा अन्य विकास कार्यों पर व्यय करती है। आप लोग जानते हैं ये सब व्यवस्था कितनी अच्छी है। सरकारी शिक्षा, सरकारी व्यय, स्वास्थ्य, सड़क आप लोग देखते होंगे, सिंचाई, और ये सब आप लोग जानते हैं। एक कह सकते हैं सेना हम लोग का ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यानी कह सकते हैं जितने भी यंत्र होते हैं, ये सब देखते हैं आप लोग, रॉकेट, वो सब अधिकतर भारत में नहीं बनता है। यहाँ अन्य विकास कार्य, आगे बढ़ते हैं। अन्य विकास कार्यों पर व्यय करती है जिससे रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होती है। सार्वजनिक पब्लिक डेप्ट मतलब क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर सरकार जनता, बैंकों और विदेशी संस्थाओं को ऋण लेकर विकास योजनाओं को पूरी करती है। यानी अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिनमें सरकार के पास पैसा नहीं है तो वो ऋण लेती है। किससे लेती है, बैंकों से लेती है, व्यक्तियों से भी लेती है, यानी कंपनियों, बैंकों, व्यक्ति के तौर पर कह सकते हैं कंपनी से, विदेशी संस्थाओं से ऋण लेकर विकास योजनाओं में पूरा करती है। तीसरा प्रकार है बजट नीति। बजट नीति संतुलित, घाटे वाला अथवा अधिशेष बजट बनाकर सरकार आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करती है। यानी बजट नीति आप लोग जानते होंगे बजट क्यों बनाया था, ताकि आने वाले भविष्य में किन किन चीज़ों पर खर्चा करेंगे, किन किन चीज़ों पर नहीं खर्चा करना है, तो इसलिए बजट बनाया था। यहाँ कहाँ कितना पैसा लगाना है, इनके लिए बजट बनाया जाता है। तो अधिशेष मतलब जो बचा हुआ बजट है, और घाटे वाले जिनमें घाटे हो रहे हैं उन सब
उन सब के लिए नियम बनाया जाता है। आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। अगला और लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार राजकोषीय नीति आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने, विकास को गति देने तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। उचित राजकोषीय नीति से देश में उत्पादन, रोजगार, निवेश और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तथा समग्र आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होती है। यहाँ देख लीजिए, ये 2 नंबर आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कितना एकदम कह सकते हैं बढ़िया आप लोग को एकदम पॉइंट वाइज आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहे। 3 का C है सार्वजनिक व्यय, यानी जो बताएं आप लोग को पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या प्रभाव है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए, ये आप लोग को बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर से आशय उस व्यय से है जो सरकार जनता के कल्याण, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, सिंचाई तथा विकास योजनाओं पर करती है। यानी सार्वजनिक व्यय क्या है, जो सरकार आम लोगों के लिए कह सकते हैं जैसी व्यवस्था बनाती है, सरकारी शिक्षा, सरकारी प्रशासन, रक्षा, विकास, इन सब पर खर्च करना ही क्या कहलाता है, तो सार्वजनिक व्यय कहलाता है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में सार्वजनिक व्यय का महत्व अधिक बढ़ गया है, क्योंकि सरकार केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाती है। सार्वजनिक व्यय के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। आर्थिक विकास में वृद्धि। सरकार द्वारा सड़क, बिजली, सिंचाई, उद्योग तथा आधारभूत संरचना पर व्यय करने से उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि। सार्वजनिक परियोजना और विकास कार्यों में से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उत्पन्न होता है, जिससे बेरोजगारी कम होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर व्यय करने से जनता के जीवन स्तर में सुधार होता है। ये तीसरा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है आय का समान वितरण, जो हम लोगों के देश में काफ़ी यह सिस्टम खराब है। सरकार गरीब एवं कमज़ोर वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करती है, जिससे आय और संपत्ति की असमानता कम होती है। पांचवा पॉइंट है आर्थिक स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मंदी एवं मुद्रास्फीति। मंदी आप लोग को बता दें, जब सस्ता सामान हो तो उसको मंदी बोला जाता है, और मुद्रास्फीति यानी महंगाई हो जैसी परिस्थितियों में सार्वजनिक व्यय अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने में सहायता करती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा व्यय में वृद्धि, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, परिवहन एवं संचार का विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार, प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारी निपटने हेतु अतिरिक्त व्यय, सार्वजनिक उपक्रमों एवं विकास योजनाओं में निवेश, और 10वां है प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि। ये 10 पॉइंट आप लोग बना के लिख दीजिए। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि पॉइंट में लिखें। अगर आप लोग पैराग्राफ की तरह लिख दिए एकदम जैसे लिखा जाता है कहानी, तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, तो मार्क्स भी आपको कम मिलेगा। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि पॉइंट में लिखने का। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं, सार्वजनिक व्यय आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, रोजगार सृजन तथा राष्ट्रीय प्रगति का महत्वपूर्ण साधन है। सरकार को सार्वजनिक व्यय उपयोग विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि से और जनहित यानी लोगों की हित में रहकर ढंग से करना चाहिए, ताकि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं, D नंबर कर देय योग्यता, जो आप लोग को बताएं सिद्धांत के बारे में आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न माप पद्धतियों की चर्चा कीजिए। थोड़ा देखते हैं डाटा पुराना है या न्यू जो अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, न्यू अकॉर्डिंग है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। कर देय योग्यता सिद्धांत यानी एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कराधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमता या भुगतान करने की योग्यता के अनुसार कर देना चाहिए, अर्थात जिसकी आय, संपत्ति, आर्थिक स्थिति अधिक है उसे अधिक कर देना चाहिए। जिसकी कम आय वाले व्यक्तियों पर कम कर का भार होना चाहिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य प्रणाली में समानता, न्याय एवं सामाजिक कल्याण स्थापित करना है। इस सिद्धांत के अनुसार कर का निर्धारण सरकार द्वारा प्राप्त लाभ के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। यानी इस सिद्धांत में बताया जाता है कि जो कर का निर्धारण होता है यानी किससे कितना टैक्स लिया जाए, वो सरकार द्वारा कि लाभ के आधार पर यानी आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके आधार पर नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति आप कितना भुगतान कर सकते हैं उनके आधार पर होता है। यही कारण है कि आधुनिक देशों में प्रगतिशील
कर प्रणाली यानी जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है का अधिक महत्व दिया जाता है। पॉइंट देखते हैं, कर देय योग्यता मापने की प्रमुख पद्धति क्या होता है, यानी आप कर देने के लिए योग्य हुए नहीं, ये कैसे आप माप सकते हैं। तो पहला आय के आधार पर जिस व्यक्ति का आय अधिक होती है उसका कर देने की क्षमता भी अधिक मानी जाती है, इसीलिए आयकर इसी आधार पर लगाया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं अभी टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, अभी अगर आप लोग 12 लाख ईयरली कमा सकते हैं, 1 लाख यानी एक साल में अगर आप 12 लाख कमा सकते हैं तो आप लोग को टैक्स देना होगा। तो अगर आप लोग 12 लाख एक साल में कमा सकते हैं तो आप लोग को टैक्स देना होता है। इसी प्रकार अभी टैक्सेशन सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है संपत्ति, आपके पास वेल्थ कितना है के आधार पर। अधिक संपत्ति रखने वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं, इसलिए उनकी कर क्षमता भी अधिक मानी जाती है। उपभोग या व्यय यानी कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर के आधार पर जो व्यक्ति अधिक खर्चा करता है उसकी आर्थिक क्षमता अधिक मानी जाती है। अप्रत्यक्ष करों में इस सिद्धांत का आंशिक उपयोग होता है, यानी जैसे कि आप अधिक खर्चा करेंगे तो टैक्सेशन सिस्टम से आपका पैसा वसूल किया जाएगा। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसमें टैक्स लगा ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। समान त्याग सिद्धांत, प्रत्येक करदाता समान त्याग करें। 5वां पॉइंट है समानुपातिक त्याग सिद्धांत, सभी व्यक्तियों का त्याग उनके आय स्तर के अनुपात में है। यानी जैसे कि अगर मेरा आय 12 लाख है तो 10% लिया जाता है, अगर आपका भी आय 12 लाख है तो 10% ही लिया जाएगा। 5वां पॉइंट है समान अनुपात, यानी अनुपात मतलब मेरा अगर 100 रुपया है तो 30 रुपया हमसे लिया जाएगा, और दूसरे के पास भी अगर 150 है तो उसका भी 30 रुपया लिया जाएगा, यानी 30% लिया जाएगा। जैसे कि 150 का 30% हो जाएगा 45, और आपके पास 100 है तो 30 लिया जाएगा, उसी को कह सकते हैं समानुपात। न्यूनतम सामूहिक त्याग सिद्धांत, कर व्यवस्था ऐसी हो जिसमें समाज की कुल त्याग न्यूनतम रहे तथा सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। कर देय योग्यता सिद्धांत का लाभ यह है कि इससे कर प्रणाली न्यायपूर्ण बनती है, आय की असमानता कम होती है तथा सरकारों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है। हालांकि इसकी आलोचना यह है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक कर क्षमता का सही मापन कठिन होता है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं, आधुनिक कर प्रणाली में कर देय योग्यता सिद्धांत सबसे अधिक स्वीकार्य सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता एवं कल्याणकारी राज्य की भावना को मजबूत करता है। ये आप लोग देख लीजिएगा। 5वां प्रश्न भी देख लीजिएगा, ये हो सकता है आप लोग के एग्जाम में आ जाए। आप लोग को लास्ट प्रश्न कराते हैं। बजट, ये फिक्स है, आप लोग को जैसा कि बताए थे 100% ये क्वेश्चन आने की संभावना है। बजट सरकार की वार्षिक वित्तीय योजना है, यानी हर साल योजना चलाया जाता है सरकार द्वारा, जिसमें एक निश्चित वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग जानते होंगे हर साल बजट बनाया जाता है एक वित्तीय वर्ष, यानी एक वर्ष के लिए कहा जाता है एक वित्तीय वर्ष। भारत में प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार, सांसद तथा राज्य सरकारें अपनी विधानसभाओं में बजट प्रस्तुत करती है, यानी संसद में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार अपनी बजट प्रस्तुत करती है। बजट का उद्देश्य सरकार के आय एवं व्यय में संतुलन स्थापित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा जनता के कल्याण के लिए संसाधनों का उचित उपयोग करना है। बजट की परिभाषा के अनुसार यह केवल आय व्यय की लेखा जोखा नहीं बल्कि सरकार की आर्थिक नीति का दर्पण है। इसके माध्यम से सरकार विकास योजनाएं, कर नीति, सार्वजनिक व्यय तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। बजट के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, यानी कितने प्रकार हैं बजट के, तो संतुलित बजट पहला प्रकार है, जब सरकार की अनुमानित आय और व्यय बराबर हो, यानी सेम इनकम हो। क्या? सेम इनकम एंड सेम एक्सपेंडिचर हो, यानी जितना पैसा है उतना ही बजट है, व्यय है, यानी जितना पैसा है उतना ही खर्च करना है, तो यानी इसको क्या कहेंगे, संतुलित बजट। आगे बढ़ते हैं। दूसरे है घाटे की बजट। तो घाटे की बजट में क्या होता है, जब सरकार व्यय उससे आय से अधिक हो, यानी पैसा है 1 लाख और खर्चा है 1.5 लाख, मान लीजिए 100 और 150, तो ये क्या हो जाएगा, घाटे की बजट, याद रखिएगा। अधिशेष बजट क्या है, तो सरप्लस बजट, जब सरकार की आय व्यय से अधिक हो, यानी आय हो 150 और व्यय कितना हो, व्यय 2100 हो। व्यय मतलब क्या होता है, खर्चा। मान लीजिए आप लोग के पास 150 रुपया और 100 ही रुपया खर्चा है, तो 50 रुपया बच गया, तो इसको क्या कहेंगे, अधिशेष बजट। आगे बढ़ते हैं। राजस्व बजट।
राजस्व बजट क्या है? इसमें सरकार की राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय शामिल होते हैं। राजस्व आप लोग समझिएगा, रेवेन्यू इसको कहते हैं। राजस्व मतलब जो सरकार का पैसा बच गया उसको क्या बोलेंगे? जब सरकार के पास पैसा बच गया उसको बोलते हैं राजस्व। पूंजी बजट, इसमें पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय का विवरण दिया जाता है, जैसे ऋण, परिसंपत्तियों, निर्माण आदि का। आगे बढ़ते हैं, 6वां प्रश्न है प्रदर्शन बजट, परफॉर्मेंस बजट। इसमें व्यय के साथ साथ योजनाओं के परिणाम एवं उपलब्धियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। यानी प्रदर्शन बजट में केवल खर्च ही नहीं होगा, साथ साथ जो योजना अगर खर्च किए तो क्या परिणाम आया, क्या क्या उपलब्धि हासिल किए, उन पर उनको क्या कहा जाता है? तो उनको प्रदर्शन बजट किया जाता है। एक आखिरी है शून्य आधारित बजट। 7 प्रकार के बजट है, अगर 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। इसमें प्रत्येक व्यय को नए सिरे से उचित ठहराना पड़ता है ताकि अनावश्यक खर्चों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं तो उसमें शुरू से एकदम आप लोग को लास्ट तक बताना है और उचित जहाँ जितना पैसा लगे उन सब की जानकारी देना है। तो यहीं तक आप लोग का वीडियो था। निष्कर्ष में कह सकते हैं बजट किसी भी देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। यह सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, संसाधनों का उचित आवंटन करने, रोजगार बढ़ाने, आर्थिक असमानता कम करने तथा सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करने में सहायता करती है। इसलिए बजट को सरकार की आर्थिक नीति का आधार माना जाता है। देखिए आप लोग को जो प्रश्न कराएं फिक्स है उसको याद कर लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में देखने को फिक्स है मिलेंगे वो सारे प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।